इसलिए हम ये समझ नहीं पाए कि हम किसकी तुलना किससे कर रहे हैं। तुलना दो घोड़ों के बीच में होगी, तुलना दो गधों के बीच में होगी, लेकिन तुलना घोड़े और गधे के बीच में नहीं हो सकती। लिहाजा आपने दूसरा क्या कहना शुरू किया कि मंदिर भगवान का घर है और मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद में अल्लाह कब आए पता नहीं अभी तक। लेकिन यह झूठ क्यों बोला गया? यह इसलिए बोला गया कि किसी भी तरीके से 5000 साल से भी बड़ी सभ्यता के जानने वालों को, उनके मानने वालों को, इनके बीच में कोई शिवाजी ना बन पाए, कोई सावरकर ना बन पाए, कोई सुभाष चंद्र बोस ना बन पाए, कोई विवेकानंद ना बन पाए। क्योंकि अगर ये बन गए, ये समाज जागृत हो गया, तो हमारी सत्ता जो है वो हवा में उड़ जाएगी। अब जाकर के भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इस्लाम में मस्जिद कोई धार्मिक स्थल नहीं है, उसकी कोई सेक्रेट वैल्यू नहीं है, लिहाजा उसे तोड़ा और हटाया जा सकता है। जहां पैगंबर मोहम्मद साहब पैदा हुए, जहां उन्होंने पूरा अपना जीवन जिया, उस पूरे जीवन में 13 शादियां की, जो भी कुछ उन्होंने किया, उस जगह पर प्रॉफिट मोहम्मद ने जिस कम्युनिटी सेंटर में कभी नमाज पढ़ी थी, जो उनकी कर्म भूमि थी, उस कम्युनिटी सेंटर में जब नमाज पढ़ी उन्होंने, तब से लेकर के बहुत दिन तक वो कम्युनिटी सेंटर रहा। क्योंकि कम्युनिटी सेंटर बनाया इसलिए नहीं गया था कि वहां नमाज पढ़नी है, वो इसलिए बनाया गया था कि उस जमाने व्यापार ऊंटों पे होता था, पानी के जहाजों पे होता था। तो जो व्यापारी हार थक के आते थे, वो उस कम्युनिटी सेंटर में या तो आराम करते थे, सो जाते थे। उसी में से किसी को जरूरत लगती थी नमाज पढ़ने की, तो वो वहां नमाज पढ़ता था। लेकिन दुनिया में जब डेमोक्रेसी आई, आधुनिक दुनिया बनी, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो सऊदी अरब जो उस हरमैन शरमैन यानी खाने काबा, जहां वो हज करने जाते हैं और उस काबा के चक्कर लगाते हैं, जो उसके कस्टोडियन हैं, जिनकी देखरेख में वो खाने काबा रहता है, जहां दुनिया का मुसलमान हज करने का जाता है, उन्हीं लोगों ने उस कम्युनिटी सेंटर को 50, 60, 70 साल पहले तोड़ दिया। वहां जहां मोहम्मद साहब पैदा हुए थे, उस धरती पे ज्यादा मोहम्मद साहब के नजदीक लोग थे। उनके दामाद खलीफा बने, उनके ससुर खलीफा बने। उस धरती पे इस्लाम कुछ और है, लेकिन हिंदुस्तान में इस्लाम इस देश की मेजॉरिटी को डराने के लिए नए नए परपंच, नई नई दुकानें चलाने के लिए शुरू किया गया है, ताकि इस्लाम से इस देश की मेजॉरिटी को डराओ, उसको धमकाओ, और इस्लाम के नाम के ऊपर सरकारों को डराओ, और सरकार डरेंगी तो हमारी नाजायज मांगों को मानेंगी। इसीलिए जो कुछ हुआ, उसका असर यह है कि हमने 70 सालों में उसी इस्लाम से डर डर के एक आदर्श, एक न दिखने वाली सत्ता को इस देश में स्थापित कर दिया। आखिर इस 2020 में इतनी चुनौतियां क्यों हैं देश के सामने? अगर सरकारें आपकी थीं, इस देश की सरकारें थीं, इस देश को बचाने के लिए आई थीं, उनकी विचारधारा क्या थी, नहीं थी, यह महत्वपूर्ण नहीं है।
लेकिन जो बात जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, और अब तो ज्यादा आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, क्योंकि इतिहास की बहुत सारी घटनाओं को जब आप बोलते हैं तो आप सुनते हैं लेकिन आपको प्रैक्टिकली नजर नहीं आता है। जो भी कुछ मेरा अध्ययन है, उस बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि जो जो लोग, जो आत्माएं इस धरती पर मौजूद हैं, देश भर में तमाम वो लोग जो इस राष्ट्र को बचाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं, उन तमाम सारे लोगों को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमने भले ही 1947 के इस आजादी के युद्ध में हिस्सा न लिया हो, लेकिन 1947 और 2020 में बहुत सारी समानता हैं और हम अपने सामने इतिहास को घटते भी देख रहे हैं और इतिहास को बनते भी देख रहे हैं। यह मौका नहीं मिलता है, इसलिए मैं बार बार एक ही बात कहना चाहता हूं कि 1000 साल के बाद आपको मौका मिला है। इस प्रकृति ने आपको पूरी तरीके से अपनी आवाज में, साफ शब्दों में, बिना किसी डर के, बिना किसी लाग लपेट के, पूरी बुलंद आवाज में आपको भारत के लिए खड़े होने का जो अवसर मिला है, इसे मत गंवाइए। इतिहास में कुछ क्षण आते हैं, वो क्षण अगर उन क्षणों का, उन लम्हों का, उन मोमेंट्स का अगर आपने सही उपयोग नहीं किया तो दोबारा आने में कई हजार साल लग जाते हैं। जो गलती हमारे पूर्वजों से हुई है, जिन कारणों से भी हुई है, यह 2020 में गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर आप जागृत हो गए, गुरुजी की देखरेख में पिछले कई सालों से जो यह प्रकल्प चल रहा है, मैं तो सिर्फ यही दुआ कर सकता हूं कि काश इस देश में 50 गुरुजी होते, सिर्फ 50, तो यह देश की स्थिति 1947 जैसी 2020 में नहीं होती। वही ताकतें बदले हुए नामों के साथ, बदले हुए मुखौटों के साथ, वही भाषा, वही सोच संसद के अंदर और संसद के बाहर बोल रही हैं। लेकिन आज भी हमारा समाज, कई बार मैं सोचता था कि जब भारत का विभाजन हो रहा था, जो षड्यंत्र चल रहे थे, तो इतने करोड़ों लोगों में से कुछ लोगों ने उठ के उसका विरोध क्यों नहीं किया, वो चिल्लाए क्यों नहीं। मुझे यह जवाब 2020 में मिल गया है। आज भी इस देश का एक बड़ा वर्ग विचारधारा के नाम पे, नफे नुकसान के नाम पे राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़ी हुई हैं। यही हालात तब भी रहे होंगे, राष्ट्रभक्त तब भी थे, लेकिन राष्ट्रभक्त सत्ता पे नहीं थे। मुझे खुशी है कि 85 साल के एक फकीर, एक सन्यासी, एक ऐसा जीवन जीने वाला आदमी जिसको मैं पिछले 2-3 साल पहले एक धोती और एक टोपी में देख रहा हूं। ऐसे लोगों के कारण ये सत्ताएं घबराई हुई हैं, और इसका जो वजह है, जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं, कि आपने संविधान में, संसद में, इस देश की जुडिशरी में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि एक न दिखने वाली सत्ता को 70 साल में मजबूत किया गया। उस सत्ता को इस देश को दिखने नहीं दिया गया, लेकिन वो जमीन के अंदर काम करती है।
आपने सत्ताएं बदली, लेकिन इस देश की व्यवस्था नहीं बदली, इस देश का निजाम नहीं बदला। मैं मानता हूं कि 70 सालों से यह देश चाहे धीरे था, चाहे तेज था, चाहे लूला था, चाहे लंगड़ा था, लेकिन देश चल रहा था। मैंने आपको बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है, बार बार कहता हूं कि न मेरी कोई विचारधारा है, न मेरी कोई पार्टी है, न मैं सत्ता में हूं, न सत्ता के अंदर हूं, न बाहर हूं। मेरे पूरे इस बातचीत के केंद्र में राष्ट्र है, राष्ट्र है और राष्ट्र है। लिहाजा हमने यह देखा कि 70 सालों में राष्ट्र के खिलाफ सत्ता काम कर रही थी। इंडियन स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन नेशन। और इतनी खामोशी से हुआ कि आपको धीरे धीरे ऐसी घुट्टी पिला दी गई है कि उसको निकलने में आपकी कई पीढ़ियां खप जाएंगी। मुझे खुशी है कि गुरुजी के देखरेख में इतना बड़ा जनसैलाब, लाखों करोड़ों लोग जो सुनते हैं, जो उनके बात को मानते हैं, अनुशासन में रहते हैं, अपने जीवन में अनुशासन को उतारते हैं। खरबपति अरबपति सब यहीं बैठे हुए हैं, उनका पता नहीं है। यह कोई जरूर शक्ति है गुरुजी की, जिसके कारण तमाम सारे लोग अपने बड़े बड़े उद्योग छोड़ करके, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े एमडी गुरुजी के कहने से यहां इकट्ठे होते हैं। और इसका एक नमूना यह है कि ये जो आदर्श सत्ता थी, जो इनविजिबल सत्ता थी, उस सत्ता ने आपके संविधान को, जब उनको लगा कि यह संविधान उनकी ताकत को कम कर सकता है, तो उन्होंने संविधान को नहीं माना। जब उनको लगा कि इस देश की जुडिशरी इस देश के संविधान से चलेगी, तो उनका शरिया लागू नहीं हो पाएगा, जिस शरिया की उनको बहुत चिंता है, तो उन्होंने उस संसद को नहीं माना, उस जुडिशरी को नहीं माना। मैं 2 घटनाओं से आपको अपनी बात को प्रूफ करना चाहता हूं। भारत के संविधान में एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक अधिकार। यह भारत के संविधान में है, लेकिन जब भी इस पे चर्चा होगी, जब भी इसके ऊपर बात उठेगी, जो इनविजिबल सत्ता है, जो आदर्श सत्ता है, वो पूरी ताकत लगा देगी कि इस पे चर्चा तो हो, लेकिन इसको पास ना किया जाए। उसने इस देश के सांसदों को, संसद को इतना बौना कर दिया है कि जो सरकार आती है उनकी नाजायज मांगों को मानती है, और उसी के बाद आपसे कहती है, इस देश की मेजॉरिटी से कहती है कि आपको इनके साथ कंप्रोमाइज करके रहना होगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। एक महिला जिसे उसके पति ने तलाक दे दिया, वो महिला इस देश की सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला लेने गई। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के तहत उसको फैसला दे दिया। वही आदर्श शक्तियां जो संसद में हैं, जो जुडिशरी में हैं, जो पुलिस में हैं, जो समाज में हैं, जिनको संविधान की ताकत मिली हुई है, उन्हीं आदर्श शक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया शाबानो के केस में, उस फैसले को उस वक्त की आजाद भारत में इतनी ताकत के साथ 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकर के कोई सरकार नहीं आई थी अब तक। वो तमाम आदर्श शक्तियों ने काम करना शुरू किया और भारत की संसद के ऊपर, उस वक्त के आधुनिक प्रधानमंत्री के ऊपर इतना दबाव बनाया कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था शाबानो का, भारत की संसद ने उसे उन आतंकवादियों, उन जिहादियों,
और उन शरिया के मानने वाले लोगों के सामने पलट दिया। जब जब इस देश में धारा 370 को हटाने की बात हुई, 35A को हटाने की बात हुई, तब तब इस देश को धमकाया गया। आधुनिक भारत में आप तमाम सारे लोग टेलीविजन देखते हैं। आज टेलीविजन की दुनिया में सब कुछ साफ साफ नजर आता है, किसने क्या कहा, कब कहा, कैसे कहा। और अगर टेलीविजन पे भी कुछ लोग और कुछ शक्तियां उसको सेंसर करना चाहती हैं, तो 21वीं सदी का जो सबसे ताकतवर हथियार है उसको आपके हाथ में दे चुका है। वो आपको क्या हुआ, कैसे हुआ, बगैर सेंसर के बहुत सारी चीजें आपके पास पहुंचती हैं। 35A और 370 को लेकर के जब पूरे देश में मुहिम चला रहे थे, उसी वक्त जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री, थोड़ी देर के लिए इस बात को सोचिए, मैं क्यों इसका जिक्र बार बार करता हूं। एक राज्य की मुख्यमंत्री जिसने भारत के संविधान की शपथ ली हो, कुर्सी पे बैठी हो, वो महिला ये कहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 35A के ऊपर सुनवाई कर रही थी, और क्योंकि उसके अंदर ऐसी पोल थी कि उसके हट जाने के बाद जो एक आदर्श सत्ता थी उसकी चूलें हिलने वाली थी। तो जब जब भी सुनवाई की डेट होती थी, तब तब महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, किसी पार्टी के ऑफिस में नहीं हो रही, किसी हिंदूवादी संगठन के ऑफिस में सुनवाई नहीं चल रही थी। उसने एक बार कहा कि अगर 35A से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में भारत के तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। देश चुप रहा, जुडिशरी चुप रही, पुलिस चुप रही। अगर यह बयान कोई शपथ लेकर के दे, उसको अरेस्ट कर लिया जाता। लेकिन उस आदर्श सत्ता की इतनी ताकत थी कि देश ने उस पर चर्चा तक नहीं की। और जब आप चर्चा नहीं करते, सरकारें खामोश रहती हैं और समाज चुप रहता है। जैसे जैसे डेट आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे 35A की जो कहानी थी वो समाप्ति की तरफ बढ़ रही थी, देश जाग रहा था, सवाल उठ रहे थे, डिस्कशन हो रहे थे, डिबेट हो रही थी, टेलीविजन पे डिबेट हो रही थी, वैसे ही उस महबूबा मुफ्ती ने फिर एक बयान दिया और कहा कि 35A का फैसला अगर जम्मू कश्मीर के खिलाफ आया तो हम हिंदुस्तान में 1947 के हालात पैदा कर देंगे। यह कोई ऐसा बयान नहीं है जो उन्होंने कहीं सार्वजनिक मंचों से बोला है, टेलीविजन पे है, यूट्यूब पे जाके ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। ना तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना, ना ही देश की सत्ताओं ने उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित किया। और जब आप चुप रहते हैं, आप रिएक्ट नहीं करते हैं, तो फिर इस देश के अंदर एक कानून आता है। उस कानून को जानते समझने के बावजूद भी उसकी आड़ में देश को तोड़ने की बात होती है, खुल्लम खुल्ला होती है। मैं इसलिए दो बातों का जिक्र आपसे करना चाहता हूं। लोकसभा की डिबेट आपने देखी, जब भारत की संसद के अंदर यह जो नागरिक संशोधन बिल आया, इस बिल के ऊपर जब चर्चा हो रही थी, और यह बात मैं पूरी ताकत के साथ बार बार सबके सामने शेयर करता हूं, ना तो मीडिया ने इसका संज्ञान लिया, ना मैंने किसी टेलीविजन पे डिबेट देखी, न इन बातों की चर्चा हुई। लेकिन मैं जिस बात को कहना चाहता हूं उसको आप जैसे राष्ट्रवादी लोग ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। और मैं ये बात अगर आपको समझाने में कामयाब हो गया तो मैं मानता हूं
कि जो पिछले 3 साल से पूरे देश भर में जिन मुद्दों पे मैं बोल रहा हूं, जिन विषय पे मैं बोल रहा हूं, यह देश उससे डरा हुआ था।